हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजी विद संजीव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलटी ग्रेड प्री का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों ने उसको क्वालिफाई कर लिया है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्वालिफाई करने में असफल रहे। तो उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है तैयारी करना छोड़ दें और आप अपने ऊपर एक डाउट करना शुरू करें कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कॉल्स भी आई थी कि सर कुछ ऐसे किसी वजह से मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर पाया या ये मिस हो गया, या मैं जानता था कि आंसर यही होगा बट गलती से किसी दूसरे ऑप्शन को मैंने टिक कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी रहती हैं और डाउट भी होता है कि अपने पोटेंशियल अपने अंदर है कि नहीं है। तो ऐसे में डाउट नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम है और कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कई बार असफल होने के बाद भी सफल होते हैं। तो ऐसे में एक पॉजिटिव नोट के साथ तैयारी में लगे रहना चाहिए और जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए तो ढेरों बधाइयाँ। और एलटी ग्रेड मेंस चूँकि मैं इस पे वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक को मैं कवर भी कर चुका हूँ 200 वर्ड्स के आंसर के। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन पोएट के बारे में जिनकी पोइट्री में बेसिकली इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स, एक ऐसी एक ऐसा डिस्क्रिप्शन इनकी पोएम्स में देखने को मिलता है जहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप, उनके अपने डाउट्स, उनके अपने जो जनरेशनल गैप हैं, प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी पोएम्स में दिखाने की कोशिश की है। तो एक ए के रामानुजन एक ऐसे पोइट रहे हैं जिनकी पोइट्री औरों से काफ़ी अलग रही है। और ऑबिचुरी जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जिस पे 200 वर्ड्स का आंसर मैंने तैयार किया है और आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन बन सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो ये कि एनालाइज द थीम ऑफ एलिमिनेशन इन ऑबिचुरी। अब ऑबिचुरी पोएम में जो थीम क्या हो सकती है एक एलिमिनेशन की, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं। सेकंड है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम ऑबिचुरी बाय ए के रामानुजन। तो क्रिटिकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल रेफरेंसेस को भी देखना पड़ेगा, थीम है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर भी इंक्लूडेड होते हैं पोएम्स के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमने देखा कि थीम ऑफ एलिनेशन की बात होती है या फिर क्रिटिकल एनालिसिस की बात होती है इस पर्टिकुलर पोएम में, तो ऑबुचरी में है क्या, एक्चुअली में थीम क्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इन ऑबुचरी ए के रामानुजन टर्न्स अ सन्स रिमेम्बरेंस इनटू अ सटल स्टडी ऑफ एलिमिनेशन। अब यहाँ पे पहले ही सेंटेंस में आपने बताने की कोशिश की कि ऑबुचरी जो है ए के रामानुजन द्वारा लिखी गई है और इसमें है क्या, बेसिकली सन्स रिमेम्बरेंस इनटू अ सटल स्टडी ऑफ एलिमिनेशन। एक बेटा जो याद करता है अपने फादर को। तो ऑबुचरी का मतलब क्या होता है, हम जब श्रद्धांजलि देते हैं तो अक्सर हमने देखा होगा कि किसी फैमिली में किसी फादर एंड ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है तो हम पेपर वगैरह में देखते थे ऑब्ituary के तौर पे जो है उनको याद किया जाता है। एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिसमें लोग जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ को याद करते हैं और कुछ अच्छे शब्द, कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि वो कैसे थे। तो पर्टिकुलरली एक तरह से ये एक श्रद्धांजलि है और चीज़ें, एक बेटा जो है अपने फादर को याद करते हुए क्या क्या सोच सकता है। तो इस पर्टिकुलर पोएम में तो एक तरह से एलिमिनेशन क्यों है या एलिमिनेशन की बात क्यों की गई है, क्या दोनों के बीच में सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, जनरेशनल गैप थे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस पोएम में जिसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सन्स रिमेम्बरेंस इनटू अ सटल स्टडी ऑफ एलिमिनेशन। एक बेटा जो है जब अपने फादर को याद करता है तो एलिमिनेशन की बात क्यों आती है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी फादर एंड सन के रिलेशन में। अनलाइक ट्रेडिशनल एलिजीज, जैसा कि हम देखते हैं कि एक एलिजी के तौर पे जो एक शोक मनाते हैं, दैट मॉन्ट्स विद इमोशनल इंटेंसिटी। और एलिजी में क्या होता है कि इमोशनल इंटेंसिटी होती है जब हम किसी अपने लव्ड वन को खोते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक एंग्विश, एक एक पेन हमारे अंदर रहता है और इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, इमोशनल इंटेंसिटी की बात हो रही है। दिस पोएम स्पीक्स इन अ डिटैच्ड ऑलमोस्ट रिपोर्ट लाइक टोन। लेकिन ये पोएम जो है अदर जो एलिजीज हैं जिसमें हम इमोशनल इंटेंसिटी की बात करते हैं उससे अलग है। अब इसमें डिटैचमेंट की बात की गई है, नॉट अटैचमेंट। अब ये वर्ड अगर डिटैचमेंट क्यों आया है, क्या एक फादर जो है, एक बेटा जो है अपने फादर से सचमुच डिटैच था? तो था। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो क्यों थी? वो जो क्वेश्चन है
क्यों का उसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑलमोस्ट लाइक रिपोर्ट लाइक टोन। अब एक बेटा जो है अपने फादर को याद न करके बल्कि एक रिपोर्ट के तौर पे उनको याद करता है कि उसके फादर ने उसके लिए वो क्या क्या छोड़ के गए हैं। बहुत सारे ऐसे फादर होते हैं या हमारे फोर फादर्स होते हैं जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, चाहे वो पैसा हो, घर हो और अलग तरह की संपत्तियां हो। तो यहाँ पे सीन कुछ दूसरा है। यहाँ पे बेटा जो है अपने फादर की जो है याद करते हुए ऑब्चुरी में कहता है कि एक डिटैचमेंट भी शो करता है और रिपोर्ट लाइक टोन के साथ वो बातें करता है कि उसके फादर जो है कैसे थे। वो क्या कहता है, द स्पीकर लिस्ट, यानी स्पीकर मतलब उसका बेटा, यानी यहाँ फादर एंड सन की बात हो रही है। तो सन जो है उनके चीजों को बताता है कि वो क्या क्या छोड़ कर गए हैं अपने बेटे के लिए। तो वो क्या कहता है कि डेप्थ, इंश्योरेंस पॉलिसीज, रिचुअल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ। अब बेटा जो है फादर की डेथ पे एक डीप ग्रीफ जो है, एक बहुत दुख न व्यक्त करके, बल्कि वो गिनाता है एक काउंटिंग की तरह, एक जैसे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है वन बाय वन चीजें बताते हुए कि उसके फादर उसके लिए डेथ छोड़ के गए हैं, यानी उधार छोड़ के गए हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा छोड़ के गए हैं, रिचुअल्स भी करना है चूंकि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन आपको जो है कि घर में जो डेथ होती है उसमें बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करने पड़ते हैं और उसके लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उनकी डेथ के बाद जो जितने काम थे, जो उनको करने थे, अब आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आप जो है घर के जो है एक तरह से मेंबर हैं या फिर घर के चिराग हैं, जिसको कहते हैं ना कि बेटा है तो भाई फादर के चीज़ों को वो करेगा ही करेगा। दिस इमोशनल डिस्टेंस रिवील्स एलिनिएशन विद इन द फैमिली इटसेल्फ। अब ये जो इमोशनल डिस्टेंस है, यानी कि एक तरह से जो भावनात्मक गैप है फादर एंड सन के बीच, वो दिखाता है कि कहीं न कहीं इन दोनों की, या इन दोनों की कह सकते हैं जो फैमिली है, ज़ाहिर-सी बात है एक ही फैमिली है, इनमें एक एलिनिएशन है, यानी कि एक गैप है, एक एकांत जो एक गैप की बात हो रही है, वो काफ़ी विज़िबल है क्योंकि अगर सच में ये इमोशनली अटैच्ड होते फादर और सन, तो बेटा जो है इस तरह की बातें नहीं करता और इन सब चीज़ों को कह सकते हैं कि गिनाने की कोशिश नहीं करता कि फादर उसके लिए क्या-क्या छोड़ के गए हैं। यानी वो प्रॉब्लम्स की बात ना करके बल्कि वो एक ट्रिब्यूट के तौर पे उनकी बड़ाई करता, उनके अच्छे क्वालिटीज़ को बताता। बट यहाँ पे मामला कुछ दूसरा है और ये इसी वजह से कह रहे हैं कि रिवील एलिनिएशन विद इन फैमिली इटसेल्फ। फैमिली के अंदर जो एक एलिनिएशन है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है पर्टिकुलर पोएम। द फादर एंड सन अपीयर्स कनेक्टेड मोर बाय ड्यूटी देन अफेक्शन। अब यहाँ पे साफ-साफ कहा गया है कि इनके बीच जो है एक ड्यूटी दिखती है। ड्यूटी की बात हो रही है, ना कि अफेक्शन की बात हो रही है। तो ड्यूटी जहाँ पे आएगी, ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी अपनी ड्यूटी को बहुत अफेक्शनेटली कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बर्डन होती है फैमिली की, घर चलाने की, हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो है बहुत प्रेशर में रहते हैं। उनके लिए ये आसान नहीं होता है कि हर चीज़ को मैनेज करके चलना, और वहाँ और ख़ास करके ये बात हो रही है मिडिल क्लास फैमिली की बात हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक कमाने वाले, बाकी खाने वाली जो सिचुएशन होती है मिडिल क्लास फैमिली की, एक्सपेक्टेशंस मिडिल क्लास फैमिली की बहुत हाई होती है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो ना ही पुअर है और ना ही रिच है। तो ये दोनों के बीच का जो संबंध है उसको ये भरने की कोशिश करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लोग पूरा दिखाते हैं कि हम गरीब नहीं हैं और अमीर हैं, ये ऐसा वो दिखाते हैं, और इस अमीर बनने के चक्कर में वो बहुत सारे ऐसे लोन लेते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, ताकि वो अपने को सोसाइटी में दिखा सके कि हम भी अब एलीट क्लास में आ चुके हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली की जो सिचुएशन है बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है सोसाइटी में। तो यहाँ पे ड्यूटी जहाँ भी रहेगी तो वहाँ बर्डन की बात होगी, और जहाँ अफेक्शन रहेगा वहाँ पे बर्डन की बात नहीं होगी। अगर ट्रू एक अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसी बात नहीं आएगी। अब यहाँ पे आगे कहते हैं द फादर इज पोर्ट्रेड एज एन ऑर्डिनरी फ्लॉड मैन। अब यहाँ पे बेटा उनको क्या पोर्ट्रे कर रहा, एक ऑर्डिनरी फ्लॉड मैन हु लेफ्ट डेब्ट्स एंड डॉटर्स। अब यहाँ पे इतना बड़ा ब्लेम कर रहा है बेटा कि फादर उसके लिए कुछ न छोड़ कर गए हैं, मतलब एक तरह से उनको एक ब्लेम करते हुए कहता है कि लेफ्ट डेब्ट्स, बहुत सारे ऐसे उधार छोड़ के गए हैं, और बेटियां, और बेटा जो कहता है कि बहनों की शादी भी करानी है, और फादर के जाने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है यही तो लेनी है कि भाई आपको क्या-क्या काम जो बाकी है उन्हें करना है। तो वो साफ कहता है कि बहुत सारे उधार और बेटियां छोड़ के वो गए हैं, सजेस्टिंग बर्डन रादर देन ब्लेसिंग। और जाहिर सी बात है ये तो बर्डन की बात हो रही है, ना कि ब्लेसिंग की बात हो रही है। ना ये इनको इवन इन डेथ
ही रिमेन्स अ फिगर ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन, यानी फादर की डेथ में भी वो क्या करता है, एक सोशल ऑब्लिगेशन की ही बात करता है, एक सामाजिक जो दायित्व की बात करता है, जो शायद उसके फादर उसको छोड़ कर गए हैं या दे कर गए हैं, क्योंकि उनकी डेथ के बाद बेटे को ही करना है। द सन्स वॉइस रिफ्लेक्टिंग मॉडर्न स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स रिचुअल एंड पैट्रियार्कल अथॉरिटी। अब बेटा भी जो क्या करेगा कि वो स्केप्टिसिज्म की बात करता है, एक एक अपने को छिपाने की बात करता है, और वो नहीं चाहता है कि वो जो रिचुअल्स हैं, जिनको जो है ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो है हमें फॉलो करना है, उसको भी वो न करने की इच्छा जताता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी पैसे लगेंगे, और पेट्रियार्कल अथॉरिटी की बात हो रही है तो उससे भी उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि पेट्रियार्कल अथॉरिटी कहना आसान होता है, बट एक्चुअल में इसको निभाना, जो ड्यूटी होती है पेट्रियार्की की, उसको निभाना भी उतना ही मुश्किल होता है। दस एलिनिएशन ऑपरेट्स इन टू लेवल ऑन टू लेवल्स। यहाँ पे एलिनिएशन जो है, जो कि थीम के तौर पे काम कर रहा है, ये दो लेवल पे काम करता है, यानी दो अलग तरीके से। अब पहला क्या है, पर्सनल लेवल, यानी कि जब बात आती है पर्सनल लेवल की, यानी फादर और सन के रिलेशन की बात आती है, यहाँ फैमिली की बात हो रही है। कल्चरल लेवल पे भी एलिनिएशन है। पहला तो है पर्सनल लेवल पे, जब फैमिली की बात आती है। कल्चरल लेवल पे क्या है, बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। अब यहाँ पे दो चीजें कॉन्ट्रास्टिंग है, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। मॉडर्निटी कहती है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप रिचुअल्स को फॉलो करिए, जो ओल्ड एज ट्रेडिशंस हैं, जो कि हमारे फोर फादर्स उसको निभाते आए हैं, तो मॉडर्निटी उसको क्या करती है, खारिज करती है, यानी कहती है कोई जरूरी नहीं है, आप रिचुअल्स को नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन ट्रेडिशन क्या कहता है कि जो चीजें चली आ रही है, जिसकी अपनी वैल्यू है, अपना एक सिस्टम है, उसको आपको करना है। तो यहाँ पे बेटा जो है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी के बीच में फंसा हुआ है, और दोनों में ही जाहिर सी बात है, वो अगर मॉडर्निटी को वो फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं वो रिलीफ उसको मिलता है, यानी वो चीजों के या कुछ बर्डन से वो फ्री हो सकता है। लेकिन अगर ट्रेडिशन को फॉलो करेगा तो वो चीजों में बंधा रहेगा, और इसमें पैसे भी खर्च होंगे, ऐसा वो दिखाता है। तो यहाँ एलिमिनेशन पर्सनल और कल्चरल लेवल पे है। द फेडेड फोटोग्राफ सिंबलाइज अ वीक इमोशनल बॉन्ड एंड द ग्रेजुअल लॉस ऑफ कनेक्शन अक्रॉस जनरेशंस। अब यहाँ पे जो फोटोग्राफ है फादर की फोटोग्राफ, यानी डेथ के बाद अक्सर लोग घरों में फोटो लगाते हैं अपने जो लॉस्ट वन की। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि जो फोटोग्राफ है उसकी जो जो कलर है वो भी काफी फेड हो चुका है। फेडेड फोटोग्राफ मतलब अच्छा फोटोग्राफ नहीं है। तो ये दिखाता है कि ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि जब हम सच में किसी के प्रति उतना कंसर्न नहीं रहते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं, अटैचमेंट कम होता है, तो हम उस पर भी नहीं ध्यान देते हैं, उसके फोटो की भी हम केयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है चीजों को कि एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो कम है, वीक है। अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ कनेक्शन अक्रॉस जनरेशन, यानी ये जो जनरेशन है फादर और सन के बीच का जो गैप है, ये दिखाता है कि एक बहुत बड़ा लॉस है। और क्रिटिक्स ऑफन नोट दैट रामानुजन्स पोएट्री ब्लेंड्स ऑटोबायोग्राफी विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। और बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये कहा है कि रामानुजन की जो पोइट्री है वो एक्चुअली ब्लेंड है, यानी दो चीजों का एक तरह से मिश्रण है। वो पहली चीज क्या है, ऑटोबायोग्राफी, और दूसरी है एंथ्रोपोलॉजी, यानी एक तरह से कह लीजिए मानव विज्ञान की बात हो रही है। तो मानव हियर एलिमिनेशन इज नॉट ड्रामेटिक बट क्वाइटली रियलिस्टिक। अब यहाँ पे एलिमिनेशन जो है एक तरह से ड्रामा नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है, यानी सच में एक बेटा अपने को अकेला फील करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि फादर जब तक थे तब तक बेटा उनसे अटैच होने की कोशिश करता था, लेकिन कहीं ना कहीं बॉन्डिंग वीक थी, नहीं हो पा रही थी। तो उनकी डेथ के बाद ये चीजें जो है सामने आती हैं, और बहुत ही रियलिस्टिक वे में चीजों को एक है रामानुजन ने इस पोएम में दिखाने की कोशिश की है। इन कंक्लूजन ऑब्चुरी बिकम्स मोर देन अ पर्सनल एलिजी, यानी अगर आप कहिए तो एक तरह से ये पर्सनल एलिजी की तरह है, क्योंकि एक बेटा जो है अपनी पर्सनल जो उसकी जो चीजें हैं वो उसको सामने रखता है कि फादर तो उसके लिए क्या क्या छोड़ के गए हैं, कितनी मुसीबतें देकर गए हैं, और अटैचमेंट है नहीं। तो पर्सनल एलिजी के तौर पे वो अपनी बातें रखता है। इट इज ए कमेंट्री ऑन मिडिल क्लास लाइफ। मैंने बताया कि ये मिडिल क्लास लाइफ की एक कमेंट्री है, यानी कि अगर आप इसके अंदर डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हर घर, हर मिडिल क्लास फैमिली की ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा, मैं फिर से कहता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो दोनों के बीच में फंसी हुई, यानी एक रिच और पुअर के बीच की जो सिचुएशन होती है, वो जो जो सैंडविच की सिचुएशन होती है, वही मिडिल क्लास फैमिली की सिचुएशन है। यानी ये प्रिटेंड करने की हर तरह कोशिश करते हैं। और जनरेशनल डिस्टेंस भी दिखाता है इस पोएम में, यानी मिडिल क्लास फैमिली की कमेंट्री भी कह सकते हैं, जनरेशनल डिस्टेंस भी है इन दोनों के बीच में। एंड लोनलीनेस हिडन विद इन फैमिलियल रिलेशनशिप, यानी कि एक फैमिली के बीच का जो रिलेशन होता है उसमें एक एलिमिनेशन जो है कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद रहता है, अगर कैरेक्टर्स या फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से वेल कनेक्टेड ना हो तो हमें एलिमिनेशन देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे ब्रूस किंग क्या कहते हैं, रामानुजन्स पोइट्री इज दैट ऑफ ए मैन ऑफ एक्यूट ऑब्जर्वेशन एंड क्वाइट आयरनी कैप्चरिंग इंडियन लाइफ विद इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी।
बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ऑब्जर्व किया है चीज़ों को, और खास करके इनकी पोएम्स में कि एक एक्यूट ऑब्जर्वेशन है, यानी बहुत कीन ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। क्वाइट आयरनी भी है, आयरॉनिकल भी है। कैप्चरिंग इंडियन लाइफ, जाहिर सी बात है ए के रामानुजन ने भारतीय जो जीवन है, खास करके मिडिल क्लास फैमिली को बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की है विद इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, यानी कि क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश की है, उसमें ज़्यादा कुछ मिर्च मसाला लगाने की कोशिश नहीं की है। वाइल एडवर्ड बॉक क्या कहते हैं, एम्फेसाइजेज दैट पोएट रिवील्स, यानी कि ए के रामानुजन क्या रिवील करते हैं, द साइलेंट अंडरस्टेटेड इमोशनल लैंडस्केप ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। जो डोमेस्टिक लाइफ होती है मिडिल क्लास फैमिली की या इंडियन लाइफ, इंडियन फैमिलीज की, उसके अंदर कितनी चीजें रहती हैं, ये जो इमोशनल लैंडस्केप है, यानी जो परिदृश्य हमको देखने को मिलता है, ये वाकई एक तरह से गैप है इसके अंदर, इंटेंसिटी की कमी है, और मुसीबतें, प्रॉब्लम्स जिसको कह सकते हैं ज़्यादा हैं, कियोस है। तो ये सारा कुछ जो है ए के रामानुजन ने अपनी इस पोएम में दिखाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आपको ये 200 वर्ड का जो आंसर है आपको समझ में आया होगा। चीज़ों को अच्छे से समझते रहिए, और जितने भी टॉपिक हैं उसको अच्छे से तैयार करिए, लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।